हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है शेखर गुप्ता और आप देख रहे हैं फिजिक्स संकल्पना। बच्चों, आज से शुरू करने वाले हैं क्लास 11th फिजिक्स का एक नया चैप्टर जिसका नाम है गुरुत्वाकर्षण। इंग्लिश में बच्चों इसी को हम ग्रेविटेशन बोलते हैं और कभी ना कभी आपने इसका नाम जरूर सुना होगा। भले ही आप 11th में हो और आपने नहीं पढ़ा, लेकिन फिर भी आपने कभी ना कभी गुरुत्वाकर्षण की चीज़ों को देखा होगा। बच्चों, बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, बहुत मुश्किल चैप्टर नहीं है, आसान चैप्टर है। लगभग 10 वीडियो में हम इसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। इसी जनवरी के मंथ में हम इसको ख़त्म कर देंगे और आपको इस चैप्टर में कुछ नई नई चीज़ें देखने को मिलेंगे। आपको देखने को मिलेगा कि न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या है, गुरुत्वीय क्षेत्र क्या होता है, गुरुत्वीय विभव क्या है, और ये जो गुरुत्वीय त्वरण हम पढ़ा करते थे जी का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये कैसे आता है। क्या जी का मान पृथ्वी के हर बिंदु पर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही होता है, या अलग अलग बिंदुओं पर इसका मान बदल भी सकता है। क्या पृथ्वी के तल से ऊपर जाने पर जी का मान बदलेगा, पृथ्वी के अंदर जाने पर जी का मान बदलेगा। ये सारी बातें बच्चों हम इसी चैप्टर में देखने वाले हैं। और लास्ट में हम पढ़ेंगे केपलर के नियम। केपलर एक साइंटिस्ट हुए बच्चों 1600 ईस्वी के आसपास, 1610 1620 के आसपास। इन्होंने अपने 3 नियम दिए ग्रहों की गति के संबंध में, वे हम पढ़ेंगे। जब आप इस चैप्टर का सिलेबस देखते हो तो केपलर के नियम आपको सबसे शुरू में दिखाई देते हैं, लेकिन हम बच्चों उनको सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे? उसका कारण ये है कि क्योंकि हमें उनको सिद्ध करना है और कहीं ना कहीं मुझे उसमें न्यूटन के नियम की सहायता लेनी पड़ेगी। जो हम पहले पढ़ेंगे उसकी कहीं ना कहीं सहायता लेनी पड़ेगी, इसलिए हम उनको सबसे बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, हम पहले भी पढ़ सकते हैं, लेकिन हमें उनका जो मैथमेटिकल प्रूफ देखना है वो थोड़ा फिर उतना ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा अगर मैं आपको पहले ही करा दूंगा। उम्मीद ये रहेगी आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे, चीज़ों को समझ रहे होंगे, और ऐसा नहीं होगा कि ये चीज़ कर ली है ये नहीं की है, तो फिर ऐसे मज़ा नहीं आता बच्चों पढ़ने में। आप अच्छे से सारी चीज़ें करते चलें। और ये पहली बुक का लास्ट चैप्टर माना जाता है, तो माना जाता है क्या है ही, इसको हम ख़त्म करेंगे और इसी के साथ हमारी पहली बुक पूरी हो जाएगी फिजिक्स की। बच्चों, जब आप गुरुत्वाकर्षण के इतिहास पे जाते हैं तो कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट हमें सुनने को मिलते हैं। हमें पता चलता है कि जो ग्रीक दार्शनिक हुए हमारे एरिस्टोटल, जिसको हम अरस्तु के नाम से जानते हैं, उन्होंने ये बताया था कि पृथ्वी केंद्र पे है और बाकी ग्रह और सूर्य उसके चारों तरफ घूमते हैं। आज तो आपको पता है कि सभी ग्रह सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं, लेकिन उस टाइम अरस्तु ने, एरिस्टोटल ने हमें ये बताया कि भाई पृथ्वी का केंद्र पे है और बाकी सभी ग्रह और सूर्य उसके चारों तरफ घूमते हैं। ये कोई एक्सपेरिमेंट से नहीं था, ये केवल उनके विचार थे, उनका थोड़ा बहुत ऑब्जर्वेशन जो रहा होगा उसके हिसाब से उन्होंने ये बता दिया। बहुत सालों तक, बहुत ही कई सौ सालों तक यही बिलीफ चलता रहा, यही विश्वास चलता रहा कि भाई पृथ्वी केंद्र पे है और बाकी सभी ग्रह और सूर्य चारों तरफ घूमते हैं उसके। एक साइंटिस्ट आए बच्चों फिर, कोपरनिकस। उन्होंने कहा कि भाई आपकी ये बात गलत है, सूर्य केंद्र पर है, बाकी सभी ग्रह उसके चारों तरफ घूमते हैं। बच्चों, जब कोई चीज़ बहुत दिनों से मानी जाती रहती है तो वो एक विश्वास बन जाती है धर्म के अंदर। उस टाइम ये सब बातें वेस्टर्न कंट्रीज़ की हैं, पश्चिमी देशों की हैं। वहाँ चर्च के अंदर जो चर्च के पादरी हैं, वहाँ के राजा जो होते थे, उनके मन में धार्मिक विश्वास बन चुका था कि भाई पृथ्वी केंद्र पे होती है और बाकी सभी ग्रह और सूर्य उसके चारों तरफ घूमते हैं। लेकिन बाद में जो आपने सुना होगा गैलीलियो गैलीली का नाम, उन्होंने भी यही कहा कि भाई जो कोपरनिकस कह रहे हैं वो बात सही है कि सूर्य बिल्कुल केंद्र पे है और सभी ग्रह उसके चारों तरफ वृत्ताकार कक्षाओं में घूमते हैं। ये इतनी बुरी बात लगी भाई बच्चों वहाँ के राजाओं को कि उन्होंने गैलीलियो गैलीली को उनके घर में ही कैद कर दिया। ठीक है, उसके बाद बच्चों 1600 ईस्वी में मैंने आपको बताया भी, केपलर आए, टाइको ब्राहे के साथ उन्होंने, या अलग रह के, उसी एक ही समय की बात है ये, दोनों ने अपने अपने प्रेक्षण देखे, ऑब्जर्वेशन की, और उन्होंने कहा कि ये जो बात बताई गई है ये सही है कि सूर्य केंद्र पे है, लेकिन वृत्ताकार कक्षाओं में नहीं घूमते ग्रह, वे दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में घूमते हैं, जो बाद में अभी सही भी मानी जाती है कि हाँ वृत्ताकार कक्षाएं नहीं हैं, दीर्घ वृत्ताकार कक्षाएं हैं। ठीक है, उसके बाद न्यूटन आए। न्यूटन ने अपने ये नियम दिया कि भाई दुनिया के जितने भी द्रव्यमान हैं सब एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं, जिसको बाद में गुरुत्वाकर्षण का नियम बोला गया। यही सब चीज़ें हमें इस चैप्टर में पढ़नी है बच्चों। मैंने आपको थोड़ा सा कहानी के उससे समझाने की कोशिश की कि कैसे चीज़ें आगे बढ़ी हैं। बाकी जो हमारा सिलेबस है हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप पहले तो चैप्टर का नाम लिख लीजिए, गुरुत्वाकर्षण, और सबसे पहली हेडिंग लगाएंगे बच्चों आप
न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम। बच्चों 1660 के आसपास, जिस प्रकार से भी हमारे 2020 में कोरोना आया था, इसी प्रकार 1660 में भी एक प्लेग नाम की बीमारी फैल गई थी इंग्लैंड के अंदर। पूरी दुनिया में ही लगभग फैली थी ये, जैसे ही कोरोना फैला। और आज उसी तरीके से उस टाइम भी लगभग स्कूल कॉलेजेस बंद कर दिए गए। उस टाइम ये न्यूटन नाम के साइंटिस्ट, जो आपको पता ही है, बहुत दिन से हम इनका नाम सुनते आ रहे हैं, इनका भी कॉलेज बंद हो गया। घर में बैठे बैठे 1660 के आसपास इन्होंने हमारी तरह टाइम वेस्ट नहीं किया, मोबाइल नहीं देखा, मज़े नहीं किए। इन्होंने बहुत सारी स्टडी की और उस समय इन्होंने कैलकुलस, जो आप डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन की बात करते हैं, उसकी शुरुआत की। इन्होंने प्रकाशिकी की बात की और साथ के साथ इन्होंने ध्यान किसके ऊपर भी दिया, गुरुत्वाकर्षण के ऊपर भी दिया। और बहुत सारी कैलकुलेशन, बहुत सारी चीज़ों को देखने के बाद इन्होंने ये बात कही कि दुनिया के जितने भी द्रव्यमान हैं सब एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। उसमें चाहे एक छोटा सा कण हो या बहुत बड़ी पृथ्वी, सब एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। सूर्य पृथ्वी को आकर्षित कर रहा है, पृथ्वी सूर्य को आकर्षित कर रही है। ये मारकर मेरे हाथ को आकर्षित कर रहा है, मेरा हाथ दूसरे हाथ को आकर्षित कर रहा है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को आकर्षित कर रहा है। मतलब दुनिया में जिसके पास भी द्रव्यमान है वो दूसरे द्रव्यमान को आकर्षित करता है। और इसी को कहा गया न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम। क्या कहा गया? न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों कि द्रव्यमान कैसा है, छोटा है, बड़ा है, गोलाकार है, वर्गाकार है, कैसा है, आकार से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर उसके पास द्रव्यमान है तो वो दूसरे द्रव्यमान को आकर्षित करेगा, बस ये है। उसी के आधार पर बच्चों न्यूटन ने अपना नियम दिया, जिसको हम बोलते हैं न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम। ध्यान से सुनना, मैं कुछ चीजें बता रहा हूं। दुनिया के कैसे भी द्रव्यमान है, फर्क नहीं पड़ता कैसे हैं, वे सब एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसी को गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। लेकिन न्यूटन ने जो अपने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया, उसकी वजह से उन्होंने दो द्रव्यमानों के बीच लगने वाला बल हमें बताया। और इन्होंने कहा, सुना ध्यान से, कि अगर आपके पास एक द्रव्यमान m1 है और एक दूसरा द्रव्यमान m2 है और इन दोनों के बीच की दूरी r है, तो क्या होता है, ये m1 इस m2 को अपनी तरफ आकर्षित करता है और ये m2 इस m1 को अपनी तरफ आकर्षित करता है। बच्चों न्यूटन ने कहा ये जो आकर्षण का काम है ये दुनिया के हर द्रव्यमान करते हैं, लेकिन इन्होंने जो अपना नियम दिया, इन्होंने बताया कि जो इनके बीच जो बल लगेगा, इन दो द्रव्यमानों के जो बीच बल लगेगा, वो इन दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है और इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये सब एक्सपेरिमेंट की चीजें हैं। इसमें आप ये नहीं कह सकते कि ऐसा क्यों हुआ, कि m1 प्लस m2 क्यों नहीं हो गया, इसका कोई लॉजिक नहीं है। ये सब एक्सपेरिमेंट से देखा गया कि अगर हमारे पास दो द्रव्यमान हैं, एक m1 है एक m2 है, तो उनके बीच जो बल लगेगा वो उन दोनों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा। मतलब जितना ज्यादा ये गुणनफल होगा उतना ज्यादा उनके बीच बल लगेगा। ये भी उन्होंने देखा कि इनके बीच की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। आप कहने लगो एक घात क्यों नहीं आई, कोई नहीं बता सकता, 3 घात क्यों नहीं आई, ऐसा नहीं। ये सब एक्सपेरिमेंट से चीजें देखी गई हैं और ये बताया गया कि जो दो द्रव्यमानों के बीच बल लगता है वो उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। मतलब जितना ज्यादा आप r बढ़ाते जाओगे, द्रव्यमानों को दूर करते जाओगे, उनके बीच लगने वाला बल कम होता जाएगा। किसने कही ये बात? न्यूटन साहब ने कही। लेकिन न्यूटन ने ये कहा कि द्रव्यमान कैसे भी हो, बल लगाते हैं एक दूसरे पे, लेकिन जो ये फॉर्मूला आप लगाओगे ये केवल तभी लगाया जा सकता है जब इन द्रव्यमानों का आकार बहुत छोटा हो, या ये कहिए इनके बीच की दूरी बहुत ज्यादा हो। अगर आप ऐसे बहुत बड़े बड़े द्रव्यमान आप पास रख दोगे, हाँ ये दोनों एक दूसरे पे बल तो लगाएंगे, इनके बीच गुरुत्वाकर्षण का बल तो लगेगा, लेकिन आप उस बल को इस फॉर्मूला से नहीं निकाल सकते। मतलब ये जो फॉर्मूला न्यूटन साहब ने दिया ये केवल छोटे छोटे द्रव्यमानों के लिए काम करता है, लेकिन अगर बड़े द्रव्यमान हुए और वे बहुत पास है तब आप इसको नहीं लगा सकते। तो
तो क्या बहुत बड़ी वस्तुओं के बीच का बल हम इससे नहीं निकाल सकते? मैंने कहा निकाल सकते हैं, लेकिन तब ये जो बहुत बड़ी वस्तुएं हैं इनको बहुत दूर होना पड़ेगा, मतलब इनके बीच की दूरी इतनी ज्यादा होगी कि ये जब इतनी दूरी से देखे जाएंगे तो ये खुद को छोटे छोटे महसूस करेंगे। यहां से इसको देखोगे तो ये छोटा लगेगा, यहां से इसको देखोगे ये छोटा लगेगा, लेकिन अगर ये पास हुए तो फिर आप इनके बीच ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते। ठीक है, उम्मीद है बात समझ आई होगी। फिर यहीं से इस अनुक्रमानुपाती के चिन्ह को हटा के बच्चों एक नियतांक दिया गया जिसको गुरुत्वाकर्षण नियतांक बोलते हैं, और हम इसको जी से प्रदर्शित करते हैं, बड़े जी से, कैपिटल जी से। तो ये कंप्लीट फॉर्मूला बन के तैयार हुआ m1 m2 बटे आर स्क्वायर, जी m1 m2 बटे आर स्क्वायर। क्या बोलते हैं बच्चों इस जी को? इस जी को बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण नियतांक। क्या बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण नियतांक। और बच्चों ये जो g है इसकी एक वैल्यू होती है, अभी मैं बताऊंगा क्या होती है, लेकिन उस g की वैल्यू को न्यूटन ने नहीं बताया था। वो तो इनके लगभग 90 साल के बाद एक साइंटिस्ट हुए कैवेंडिश, उन्होंने उन्होंने इस g का मान पता लगाया था। न्यूटन ने फॉर्मूला दे दिया लेकिन ये g का मान उन्होंने नहीं बताया, और इस g का मान बच्चों हमेशा वही रहता है जो है, ये कहीं नहीं बदलता। आप इन दो द्रव्यमानों को हवा में रखो, पानी के अंदर रख दो, मिट्टी के अंदर दबा दो, कहीं भी दबा दो, इस जी का मान नहीं बदलेगा। इसलिए कई बार इसको आपको पढ़ने को मिलेगा सार्वत्रिक यूनिवर्सल गुरुत्वाकर्षण नियतांक। सार्वत्रिक मतलब जो हर जगह चलेगा, सार्वत्रिक यूनिवर्सल, कहीं भी इसका मान नहीं बदलता है। और बच्चों इसका मान होता है 6.67 गुणा 10 की घात माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम का स्क्वायर। ये इसका मात्रक है, याद करने की जरूरत नहीं है मात्रक को, आप याद करेंगे वैल्यू को। जी का मान इतना होता है। ठीक है, आपने कहा ठीक है भैया कोई दिक्कत नहीं। मैं आपसे एक बार पूछ लेता हूं ये एफ क्या है? आप कहोगे भैया ये एफ दो द्रव्यमानों के बीच लगने वाला बल है। मैंने कहा अच्छा m1 m2 क्या है? आप कहोगे भैया ये वे दो द्रव्यमान हैं जिनके बीच बल काम कर रहा है। मैंने कहा ये r क्या है? आप कहोगे ये उन दोनों द्रव्यमानों के बीच की दूरी है। तो f बराबर बना g m1 m2 बटे आर स्क्वायर। मैंने कहा आपको कि इस g का ना मात्रक बताओ, g का मात्रक। मैंने कहा यहाँ लिख तो दिया, मैंने कहा नहीं आप खुद से निकाल के बताओ। कहोगे जी का निकालना है तो ये सारे इधर आ जाएंगे। ये क्या है? बल। बल होता है न्यूटन। अच्छा जी, आर इधर आएगा, आर होता है दूरी, दूरी मतलब मीटर, और ये हो रखा है मीटर का स्क्वायर। देखो न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये m1 m2 बटे में जाएंगे तो यहाँ बटे लिखा, पल बोलते हैं जिसको, किलोग्राम किलोग्राम तो किलोग्राम का हो जाएगा स्क्वायर। ये बना बच्चों इस जी का मात्रक। आपने मुझसे पूछा कि इसका विमीय सूत्र क्या होगा? वैसे तो आपको पूछना नहीं चाहिए, आपको खुद निकाल लेना चाहिए। आप कहोगे भैया बल का तो हमें याद है mLT-2 मीटर दूरी होती है, उसका हमें पता है L स्क्वायर बटे किलोग्राम मतलब द्रव्यमान मतलब मास, मास का स्क्वायर। अच्छा जी, ऊपर m1 है नीचे m2 है, एक से ये गया और एक m जो बचा हुआ ऊपर जाएगा वो बनेगा m-1। L1 है, यहाँ L2 है तो ये L की घात 3 बनेगी और ये बनेगा T की घात -2। तो मैंने आपको G का मात्रक भी बता दिया, आपको मैंने G का विमीय सूत्र निकालना भी बता दिया। रटने की आपको जरूरत नहीं है, रटना आपको ये फॉर्मूला है F बराबर G m1 m2 बटे आर स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं बच्चों। हमने अभी देखा कि अगर हमारे पास एक द्रव्यमान m1 है, एक द्रव्यमान m2 है और दोनों के बीच की दूरी r है, तो ये m1 m2 को अपनी तरफ खींचेगा और m2 m1 को अपनी तरफ खींचेगी। m1 m2 पे अगर F बल लगाएगा तो m2 भी m1 पे F ही बल लगाएगा, मतलब दोनों एक दूसरे पे बराबर बल लगाएंगे। भले ही m1 बड़ा है m2 छोटा है, ये बहुत बड़ा है ये बहुत छोटा है, तब भी दोनों एक दूसरे पे बराबर बल लगाएंगे। और इस बल F का मान अभी हमने देखा G m1 m2 बटे आर स्क्वायर, और इस G का मान हमने देखा कि G का मान होता है 6.67 गुना 10 की घात -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है जी, हमने ये भी देखा कि इस G का मान कभी नहीं बदलता, इसलिए इसको सार्वत्रिक नियतांक बोलते हैं। कई बार पूछ लेता है एग्जाम में
कि जी को सार्वत्रिक नियतांक क्यों कहते हैं, तो बता देना कि जी का मान कभी भी नहीं बदलता है। कहीं भी लेते जाओ दो द्रव्यमानों को, इस जी का मान कभी नहीं बदलेगा, इसलिए इसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यानी कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। ठीक है बच्चों, इस बल के बारे में कुछ बात करते हैं कि ये जो बल लग रहा है इसको गुरुत्वाकर्षण का बल बोलते हैं। बच्चों इसकी विशेषताएं क्या है, मैं आपको इसकी कुछ विशेषताएं बताता हूं। पहली बात ध्यान से सुनना बच्चों, ये जो बल F है ये एक संरक्षी बल है, यह है एक संरक्षी बल है। और जो बच्चे अच्छे से पढ़ते आ रहे हैं वे जानते हैं कि बल हमने दो प्रकार के पढ़े थे, संरक्षी और असंरक्षी। ऐसे बल जिनके द्वारा किया गया कार्य वस्तु द्वारा तय किए गए पथ पर निर्भर नहीं करता उसको संरक्षी बल बोलते हैं, और ऐसे बल जिनके द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर करता है उनको असंरक्षी बल बोलते हैं। आगे जब हम चैप्टर को बढ़ाएंगे तो इसका बहुत बड़ा काम हमें आने वाला है। ध्यान ये रखना कि मान लो हम किसी बिंदु A से किसी बिंदु B तक एक वस्तु को लेके गए इस रास्ते से, फिर दूसरे रास्ते से लेके गए, फिर हम तीसरे रास्ते से लेके गए, और इस वस्तु को ले जाने में हमने इस बल की सहायता ली। कौन से बल की? गुरुत्वाकर्षण वाले बल की। तो बच्चों हमने ये देखा कि अगर आप A से B जाओ तब भी हमें W कार्य करना पड़ रहा है, यहां से जाओ तब भी W कार्य करना पड़ रहा है, यहां से जाओ तब भी W कार्य करना पड़ रहा है। मतलब इस बल के द्वारा कार्य पथ पे निर्भर नहीं कर रहा है, केवल प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पे निर्भर कर रहा है, इसलिए यह एक संरक्षी बल है। कैसा बल है? संरक्षी बल। दूसरी बात बच्चों, यह एक केंद्रीय बल है, यह एक केंद्रीय बल है। ये केंद्रीय बल क्या होता है सुनना बच्चों ध्यान से। बच्चों अभी हमारे पास ये द्रव्यमान है, एक द्रव्यमान ये है, मैंने कहा ये m1 है, ये m2 है। मुझे बताओ m1 m2 को क्या करेगा, आकर्षित करेगा या प्रतिकर्षित करेगा? आप कहोगे भैया ये अपनी तरफ खींचेगा। ध्यान रखना बच्चों, ये बल कभी भी प्रतिकर्षित नहीं हो सकते। मतलब दोनों द्रव्यमान हमेशा एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, ये प्रतिकर्षित नहीं करते हैं। मैं पूछा आपसे कि बताओ m1 m2 को अपनी तरफ कैसे खींचेगा? क्या ऐसे खींचेगा अपनी तरफ? आप कहोगे नहीं भैया ऐसे नहीं खींच सकता। मैंने कहा क्या ऐसे खींचेगा अपनी तरफ? ऐसे भी नहीं खींच सकता। तो तुम बताओ ना कैसे खींचेगा? आपने कहा भैया आप ऐसा करो, आप पहले दोनों को मिलाने वाली लाइन खींच दो और फिर इस लाइन के ऊपर ये बनाओ, इस बल से ये इसको खींचेगा। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा बताओ ये लाइन कहां से गई? आप कहोगे ये लाइन इन दोनों वस्तुओं को मिलाने वाली रेखा है। मैंने कहा हाँ, कहां से गुजर रही है? आपने कहा इन दोनों वस्तुओं के केंद्रों से गुजर रही है, और ये बल इन दोनों के केंद्रों से जाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य कर रहा है, ना ऊपर जा रहा है कहीं ना नीचे जा रहा है, इस रेखा के ऊपर है, और ये रेखा इन वस्तुओं के केंद्र से होकर गुजरती है, इसलिए इनको केंद्रीय बल बोलते हैं। मतलब ये बल हमेशा इस रेखा के ऊपर होंगे। जब बच्चों आप कहीं हायर एजुकेशन में जाओगे तो आपको ये बताया जाएगा कि वे ऐसे बल जिसमें नीचे R होता है और R की पावर 1 2 3 कुछ ऐसी होती है, ये हमेशा सारे कैसे बल होते हैं? केंद्रीय बल होते हैं। मतलब यहाँ 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी, यहाँ 2 है तो ये केंद्रीय बल है। लेकिन वहां तक हमें नहीं जाना, हमें बस इतना ध्यान रखना है कि ये केंद्रीय बल इसलिए है क्योंकि ये बल दोनों वस्तुओं के केंद्रों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करते हैं, ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, ये वाली दिशा होगी। तो ये कैसा बल है? एक केंद्रीय बल है। आपने कहा ठीक है भैया कोई दिक्कत नहीं है, दोनों बातें हमें समझ आ गई। पहली बात ये एक संरक्षी बल है। कौन सा बल? गुरुत्वाकर्षण। मैंने कहा ये एक केंद्रीय बल है। तीसरी बात यह है व्युत्क्रम वर्ग के नियम को, व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है। ये क्या होता है भाई? व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है। ये है क्या? मैंने कहा भाई कभी भी आप ऐसा कुछ देखो कि कोई चीज, कोई भी A B C D कुछ भी, यहां जैसे ये बल है, क्लास 11th में आप जाके पढ़ोगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर कभी भी कोई राशि दूरी के
वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, तो हम ये कहते हैं कि इस राशि a ने इस व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन किया है। व्युत्क्रम क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ये व्युत्क्रमानुपाती है। वर्ग क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि पावर 2 है। किसकी पावर 2 है? दूरी की। अगर कभी भी कोई राशि दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगी तो हम कहेंगे कि ये जो भी राशि है ये व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करती है। और साफ साफ दिख रहा है ये बल r के स्क्वायर के क्या है? व्युत्क्रमानुपाती है, इसलिए हम कहते हैं कि यह बल व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है। आपने कहा ठीक है भैया कोई दिक्कत नहीं है, मैंने आपको 3 चीजें बताई है। पहला, यह एक संरक्षी बल है, दूसरा यह केंद्रीय बल है, तीसरा यह व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है। तो अब कुछ ध्यान से सुनना बात। ये है ये नियम केवल तभी लागू किया जा सकता है जब ये दोनों द्रव्यमान बिंदु द्रव्यमान हो। यह नियम केवल बिंदु द्रव्यमानों के लिए लागू होता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि मैं ऐसी बड़ी बड़ी वस्तुएं कुछ ऐसी पास रख के पूछूं कि इसका द्रव्यमान m1 है, इसका द्रव्यमान m2 है, इनके केंद्रों के बीच की दूरी है, तो बताओ इनके बीच क्या गुरुत्वाकर्षण का बल लगेगा? आप कहोगे हाँ लगेगा, लेकिन वो बल हम इस नियम से नहीं निकाल सकते। ये नियम तो केवल, ये फॉर्मूला तो केवल बिंदु द्रव्यमानों के लिए ही चलेगा। मतलब आप छोटे छोटे द्रव्यमान को ऐसे रखो तब हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, वरना नहीं लगा पाएंगे। क्या कभी भी नहीं लगा पाएंगे? मैंने कहा नहीं, एक तरीका है। आप इन दोनों वस्तुओं को बहुत दूर लेते जाओ, बहुत दूर मतलब इतना दूर कि ये देखने पे छोटे छोटे ही दिखाई दे, मतलब बिंदु द्रव्यमान दिखाई दे, तब आप इन वस्तुओं के लिए भी ये फॉर्मूला लगा पाओगे। लेकिन अगर ये बहुत पास है और बहुत बड़ी है तब आप ये फॉर्मूला नहीं लगा पाओगे। आपने कहा भैया ठीक, ये भी हमें समझ आ गया। नेक्स्ट बात ये है कि ये जो हमारा गुरुत्वाकर्षण का बल होता है ये केवल आकर्षण का बल हो सकता है, प्रतिकर्षण का बल नहीं हो सकता। इसको लिखता हूं और इसको करेंगे फिर हम खत्म। यह केवल आकर्षण का बल होता है, आकर्षण का बल होता है। कौन सा? गुरुत्वाकर्षण का बल। दो द्रव्यमान एक दूसरे को आकर्षित ही करेंगे, प्रतिकर्षित नहीं कर सकते। आकर्षण का बल होता है, प्रतिकर्षण का बल नहीं होता, प्रतिकर्षण का बल नहीं होता है। ये सब चीजें आप नोट करेंगे और हम आगे बढ़ने वाले हैं बच्चों इसके बाद। ठीक है, चलिए नोट कीजिए, मैं सारे को हटा रहा हूं। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे अब हम न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम का सदिश रूप। किताबों में ये भी दिया रहता है, कई बार समझ नहीं आता कि ये लिखा क्या है, तो मैं आपको इसको समझा के चलूं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस देख लेना, अगर समझ आ जाए तो ठीक, वरना कंपटीशन के लिए तो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। बस याद रख लेना कि अच्छा ऐसा कुछ है। मैंने कहा ये हमारा x अक्ष है, ये हमारा y अक्ष है, ये हमारा मूल बिंदु है, और ये रखा है बच्चों हमारा द्रव्यमान m1 और ये रखा है हमारा द्रव्यमान m2 और इनके बीच की दूरी हमें दी गई है r। ठीक है, सदिश रूप लिखना है बच्चों। तो मैंने कहा कि इस m1 का स्थिति सदिश मान लेते हैं कितना? r1। अब आपके लिए स्थिति सदिश कोई नई चीज नहीं है। स्थिति बताने वाला सदिश स्थिति सदिश कहलाता है। मैं आपको पूछूं कि r1 क्या है, आप झट से बोल दोगे कि ये m1 का स्थिति सदिश है, लिख लेना। r2 क्या है, आप कहोगे ये m2 का स्थिति सदिश है। तो बच्चों अगर मैं कहूं कि मुझे ना m1 से m2 की तरफ जाना है, यहां लिख देता हूं मैं, तो ये क्या बनेगा? आप कहोगे भैया ये तो विस्थापन सदिश बनेगा, हमने तो पढ़ रखा है। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा अगर मुझे m2 से m1 की तरफ जाना हो तो क्या होगा? आप कहोगे ये भी विस्थापन सदिश होगा।
लेकिन दोनों का मान कितना होगा? आप कहोगे दोनों के बीच की दूरी r है तो दोनों का मान तो अलग r ही होगा, लेकिन दोनों की दिशा अलग अलग होगी। एक की दिशा m1 से m2 होगी और एक की दिशा m2 से m1 होगी। मैंने कहा अच्छा बताना m1 से m2 वाला क्या बनेगा? आप कहोगे भैया हमने पढ़ा था कि अगर हमें विस्थापन सदिश लिखना है तो अंतिम स्थिति सदिश में से प्रारंभिक घटा दिया करते थे। मतलब अगर मैं m1 से m2 जाऊंगा तो ये अंतिम बनेगा और ये प्रारंभिक बनेगा, तो ये बनेगा r2 माइनस r1। बिल्कुल सही। अगर हम m2 से m1 जाएंगे तो ये अंतिम बनेगा, ये प्रारंभिक बनेगा, तो ये बनेगा r1 माइनस r2। ये है हमारा ये विस्थापन सदिश m1 से m2 और ये है हमारा m2 से m1 तक विस्थापन सदिश। अब मैं चाहता हूं कि मैं ना m1 पे लगने वाले बल का सदिश रूप निकालूं। उसी प्रकार में m2 पर लगने वाले बल का सदिश रूप निकालूं। मैंने कहा बताना एक बार मुझे कि m1 पे कितना बल लगेगा। हमने इसको लिखा बच्चों F12 और यहां लगाया वेक्टर। क्या है जी ये F12? आपने कहा भैया F12 का मतलब है पहले पे लगने वाला बल दूसरे की वजह से। m1 पर लगने वाला बल किसकी वजह से? m2 की वजह से। ये किस पे लगा? m2 पर। किसने लगाया? m1 ने। तो हम इसको बोलेंगे F21। F12 का मतलब m1 पर m2 के कारण लगने वाला बल। F21 का मतलब m2 पर m1 के कारण लगने वाला बल। जो पहले लगा हुआ है उस पे बल लगा है, जो बाद में लिखा हुआ है उसने लगाया है। ये दूसरे पे लगा है, पहले ने लगाया है। मैं अब यहां से F12 और F21 का मान लिखना चाहता हूं सदिश रूप में। क्या मुझे अदिश रूप में पता है? मुझे पता है कि इन दोनों का मान Gm1 m2 बटे r स्क्वायर है, लेकिन मुझे दिशा भी बतानी है बच्चों। आपने कहा भैया कौन सी बड़ी बात है? हमने पढ़ रखा है कि अगर कोई सदिश है, सदिशों में पढ़ा था, इसलिए तो कहते हैं कि सदिश बड़े इंपॉर्टेंट है। पहले चैप्टर बड़े इंपॉर्टेंट है, कभी पीछा नहीं छोड़ेंगे आपका। तो हमें एक तो उसका परिमाण लिखना होता था और एक हमें उसकी दिशा लिखनी होती थी। इसी प्रकार बच्चों मुझे F12 का जब क्या लिखना है सदिश रूप, तो मुझे F12 का एक तो परिमाण लिखना पड़ेगा और एक मुझे F12 की दिशा लिखनी पड़ेगी। सेम उसी तरीके से यहाँ भी हम करेंगे, वो बाद में करेंगे बच्चों। मैंने कहा अच्छा बताना F12 का परिमाण कितना है, मतलब इसका मान कितना है। आपने कहा भैया इसका मान था Gm1 m2 बटे r स्क्वायर। हाँ दोनों बल आपस में बराबर हैं, तो चाहे F12 देखो चाहे F21 देखो, बल तो कितना ही है Gm1 m2 बटे r स्क्वायर। लेकिन इस F12 की दिशा क्या है? आप कहोगे F12 की दिशा तो इस दिशा में है जिसको हम R2 माइनस R1 बोल रहे हैं, तो यहां हम लिखेंगे R2 माइनस R1। लेकिन बच्चों ये तो एक सदिश है और दिशा बताने के लिए तो हमें हमेशा एकांक सदिश की जरूरत पड़ती है, इसलिए इसके ऊपर हम इसकी कैप लगा देंगे। कैप किसकी पहचान है? एकांक सदिश की पहचान है। तो हमने कहा ये R2 माइनस R1 का कैप है। अच्छा जी कोई दिक्कत नहीं। Gm1 m2 बटे r स्क्वायर ये क्या है? आप कहोगे ये तो विस्थापन सदिश का एकांक सदिश है। R2 माइनस R1 क्या है? यहां से यहां तक का विस्थापन कितना? r। क्या मैंने आपको कहा था कि अगर हमें ये देखना, अगर मुझे यहाँ से a कैप लिखना हो तो हम उस सदिश को उस सदिश के परिमाण से भाग कर देते थे। जब मुझे इस R2 माइनस R1 का कैप लिखना है तो मैं यहाँ R2 माइनस R1 को उसके परिमाण से भाग कर दूंगा। आपने कहा ठीक है भैया, परिमाण से, नीचे परिमाण ऊपर सदिश नीचे उसका परिमाण, तो हमारा आ जाएगा एकांक सदिश और मुझे एकांक सदिश ही तो चाहिए। तो यहां से बच्चों निकल के आएगा Gm1 m2 बटे r स्क्वायर, R2 माइनस R1 और बच्चों R2 माइनस R1 का परिमाण मतलब यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? r है, तो उसको लिखा जाता है r स्क्वायर पहले से है, एक r फिर से आ गया, तो इसको हम लिखते हैं Gm1 m2 बटे r की घात 3 और यहाँ जाता है R2 माइनस R1। कुछ किताबों में आप देखोगे यहाँ से माइनस कॉमन लेके लिखा जाता है Gm1 m2 बटे r क्यूब और यह आ जाएगा R1 माइनस R2। माइनस कॉमन ले लिया तो यह आ जाएगा R1 माइनस R2। आपके दिमाग में आ सकता है
कि ये क्यों किया हमने, ये माइनस क्यों लिया। तो बच्चों किताबें बताती हैं कि ये माइनस साइन, माइनस का चिन्ह इस बात का सूचक होगा कि ये जो F12 है ये हमेशा आकर्षण का बल होगा, मतलब खींचने वाला बल होगा, इसलिए यहाँ माइनस दिखा देते हैं। आप समझो जरूरत तो लिख देना, वरना यहाँ भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने F12 लिख दिया। सेम इसी तरीके से जब हम F21 लिखेंगे तो बच्चों हमारे लिए यहाँ जरूरत पड़ेगी F21 के परिमाण की और F21 की दिशा की। F21 का परिमाण उतना ही है G m1 m2 बटे r स्क्वायर और F21 की दिशा ये वाली दिशा है, देखो r1 माइनस r2, r1 माइनस r2। लेकिन हमें इसका चाहिएगा एकांक सदिश, तो हमने इसके ऊपर कैप लगा दी और जब कैप को हटाएंगे तो लिखेंगे G m1 m2 बटे r स्क्वायर, ऊपर वेक्टर लिखा जाएगा, नीचे इसका परिमाण लिखा जाएगा r1 माइनस r2 का परिमाण, परिमाण 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 ऐसे। और जब मैं आपसे पूछूंगा कि इसका परिमाण क्या है तो आप कहोगे r1 माइनस r2 का परिमाण भी अरे भाई यहाँ से यहाँ तक की दूरी परिमाण क्या होता है, उसकी वैल्यू, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू तो r ही है क्योंकि दोनों के बीच की दूरी r है, तो ये r आ जाएगा, r की घात 2 पहले तो आ जाएगा r की घात 3 r1 माइनस r2। और कुछ किताबें इसको ऐसे लिख के दिखाएंगी कि आप माइनस कॉमन लो, G m1 m2 बटे r क्यूब और ये हो जाएगा r2 माइनस r1। ठीक है जी, आपने कहा भैया कोई दिक्कत हमें नहीं है, हमें समझ आ गया, ये माइनस सिर्फ इसलिए दिखाया जा रहा है ताकि ये बताया जा सके ये जो बल है ये आकर्षण का बल है। कैसा बल है? आकर्षण का। अच्छा बच्चों, अब मैं उसको हटा दूं, एक बार हटा दूं क्या, यहाँ लिखते हैं। आप ध्यान से देखो इस F12 को, ध्यान से देखना F12 को, क्या है ये F12? ऐसा करो इसको भूल जाओ, यहां से देखो ये F12 है G m1 m2 बटे r क्यूब, G m1 m2 बटे r क्यूब और साथ में है r2 माइनस r1 r2 माइनस r1। अब आपने उसको तो देख लिया, अब यहां देखो ध्यान से, G m1 m2 बटे r क्यूब, G m1 m2 बटे r क्यूब, r2 माइनस r1, r2 माइनस r1, मतलब ये जो इतनी चीज लिखी हुई है ये सेम यहां है। आपने कहा ठीक, अगर मैं इस माइनस को इधर लेता जाऊं तो इस G m1 m2 बटे r क्यूब r2 माइनस r1 का मान आएगा माइनस F21, मतलब मैं इस सारे की जगह यहां लिख सकता हूं माइनस F21। वाह जी वाह, देखो क्या चीज आई, F12 बराबर माइनस F21। सदिशों में मैंने आपको कई बार पढ़ाया कि कहीं अगर ऐसा लिखा मिले a बराबर माइनस b तो समझ जाना कि a और b दो ऐसे सदिश हैं जिनकी वैल्यू तो बराबर है, जिनका परिमाण तो बराबर है, लेकिन दिशा विपरीत है। मतलब ये दोनों बल आपस में बराबर हैं, दोनों बल आपस में बराबर हैं लेकिन एक दूसरे के विपरीत हैं। तो आप समझ भी पा रहे हो, देखो मान बराबर हैं, दिशा विपरीत है, ये ऐसे है, ये ऐसे है। और बच्चों यही तो न्यूटन के गति का तीसरा नियम भी है। खुद ये न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम हम पढ़ रहे हैं, लेकिन न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम में भी न्यूटन के गति का तीसरा नियम आके घुस गया, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्या कहता था क्रिया प्रतिक्रिया का नियम? कि हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है। m1 ने m2 पे फोर्स लगाया तो m2 ने भी m1 पे फोर्स लगाया, बराबर होती है लेकिन दिशा विपरीत होती है, दिशा विपरीत होती है। मतलब न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन के गति के तीसरे नियम का भी पालन करता है। कई बार एग्जाम में बोल देते हैं कि सिद्ध कीजिए न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन के गति के तीसरे नियम को पालन करता है, तो आपको ये करके आपको दिखाना पड़ेगा, वरना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है। आप अच्छे से इसको एक बार देख लेंगे। आगे बढ़ते हैं और उस करते हैं इसके कुछ न्यूमेरिकल। ठीक है बच्चों, चलिए जी पहला न्यूमेरिकल करते हैं बच्चों। यहां से पहला न्यूमेरिकल कह रहा है आपका कि दो कण हैं, एक का द्रव्यमान 1 किलोग्राम है, दूसरे का 2 किलोग्राम है, दोनों एक दूसरे से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। यह मानते हुए कि यहाँ केवल गुरुत्वाकर्षण का बल ही इनके बीच कार्य कर रहा है, दोनों कणों का प्रारंभिक त्वरण ज्ञात कीजिए। बच्चों क्वेश्चन कह रहा है कि दो कण हैं,
ये है 1 किलोग्राम और ये है 2 किलोग्राम, और इनके बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर हमें दी है। और कोई बल यहाँ नहीं लग रहे हैं। 1 kg को 2 kg अपनी तरफ खींचेगा, 1 kg 2 kg को अपनी तरफ खींचेगा। तो हमें बताना है कि जब शुरुआत में ये बल लगे होंगे तो इसका त्वरण कितना होगा A1 और इसका त्वरण A2 कितना रहा होगा। आप सब जानते हैं बच्चों कि त्वरण F बराबर m में से हम निकाल सकते हैं। पहले हमें F निकालना है। मैंने कहा दोनों के बीच जो बल काम करेगा वो कितना है। आपने कहा G m1 m2 बटे r स्क्वायर। G कितना है, G होता है 6.67 गुणा 10 की घात -11। m1 1 है, m2 2 है। दोनों के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 100 से भाग करेंगे बच्चों। 100 से भाग करेंगे तो 50 बटे 100 1 बटे 2, तो यहाँ आ जाएगा 1 बटे 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 घूम के ऊपर जाएगा, 4 दूनी 8, 8 की गुणा करेंगे इसमें 8 7 56 5, 8 6 48 और 5 53, 8 6 48 और 5 53, ये आ गया। 2 के बाद दशमलव लगेगी 10 की घात -11, तो ये आ जाएगा 5.336। दशमलव 1 इधर लेके गया तो यहाँ +1 हो जाएगा, यह आ जाएगा 10 की घात -10 का बल लग रहा है न्यूटन में। तो बच्चों हमें ये पता चल गया कि दोनों एक दूसरे पे कितना बल लगा रहे हैं, 5.336 गुणा 10 की घात -10 न्यूटन। आपने कहा ठीक है। क्या 1 kg 2 kg पे इतना ही बल लगाएगा, 2 kg भी 1 kg पे इतना ही बल लगाएगा? आपने कहा भैया दोनों एक दूसरे पे बल बराबर लगाएंगे। तो यहां से हम F बराबर m में लगा के अब त्वरण निकालना शुरू करेंगे, जिसका फॉर्मूला बनेगा F बटे m। दोनों पे बल बराबर हैं बच्चों, लेकिन दोनों का द्रव्यमान अलग अलग है, इसलिए दोनों का त्वरण भी अलग अलग होगा। 1 kg का त्वरण जब मैं निकाल लूंगा आप मुझे कहोगे इसको A1 बोल दो। F का मान है 5.336 गुणा 10 की घात -10 बटे में क्या m का मान है 1, तो यही इसका आंसर आ जाएगा 5.336 गुणा 10 की घात -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। त्वरण का मतलब क्या होता है बच्चों, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक इसी प्रकार से हम किसका भी त्वरण निकाल सकते हैं, 2 kg का त्वरण। आप कहोगे A बराबर F बटे m, F कितना है 5.336 गुणा 10 की घात -10, m का मान कितना है 2 किलोग्राम। जैसे ही भाग किया 2.668 गुणा 10 की घात -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमारे दूसरे कण का क्या आ गया है, त्वरण आ गया है। चलिए भाई एक और क्वेश्चन करते हैं बच्चों, आसान सा। आज की वीडियो में मुश्किल क्वेश्चन नहीं मिलेंगे आपको ज्यादा, कल हम थोड़े से अच्छे क्वेश्चन इसके करेंगे ज्यादा। 2 स्फेरिकल बॉल, मतलब 2 गोलाकार बॉल हैं, दोनों का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है और एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हैं। बड़ा ही आसान है, ये भाई 10 किलोग्राम, ये भी भाई 10 किलोग्राम, दोनों के बीच की दूरी है 10 सेंटीमीटर। कहा गया है दोनों के बीच लगने वाला बल निकालो, G m1 m2 बटे r स्क्वायर 6.67 गुणा 10 की घात -11, 10 गुणा 10 आ जाएगा 100, r है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर को जब आप मीटर में बदलोगे तो 10 को भाग करोगे 100 से, जिसको बोल देंगे 0.1, 0.1 का स्क्वायर हो जाएगा 0.01। ये करके आप देख सकते हैं। 100 से फिर गुणा हो जाएगी, ऊपर दशमलव हटाई 100 से गुणा हो गई, तो आ जाएगा 6.67 गुणा 2 और 2 4, 11 में से 4 गया तो बचेगा -7 न्यूटन। इतना बल लगेगा बच्चों इन 2 बॉल के बीच। बच्चों ये बल इतने छोटे होते हैं कि इनको महसूस करना मुश्किल है। मैं खड़ा हूँ, मेरा एक दोस्त इधर खड़ा है, हमारे बीच जो गुरुत्वाकर्षण का बल लग रहा है इतना छोटा है। किसका कारण? क्योंकि G का मान ही बहुत छोटा है 10 की घात -11, कि हम अपनी प्रकृति में अब इन बलों को महसूस ही नहीं कर पाते। हाँ, सेब टूट के गिरा नीचे वो दिखा क्योंकि पृथ्वी ने बल लगाया, लेकिन आपका दोस्त आपको आकर्षित कर रहा है, आप महसूस नहीं कर पा रहे। मैं इस बोर्ड को आकर्षित कर रहा हूं, महसूस नहीं कर पा रहे हो। आप कॉपी के सामने बैठे हैं, कॉपी को आप आकर्षित कर रहे हैं, कॉपी पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि ये बल बहुत छोटे हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों और करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 3? क्वेश्चन नंबर 3 कहता है बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन व एक प्रोटॉन के बीच गुरुत्वाकर्षण बल व स्थिर वैद्युत बल का अनुपात ज्ञात कीजिए। अच्छा, ये बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है।
ये बढ़िया क्वेश्चन है। क्या कहा है कि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है और यहाँ एक प्रोटॉन है। मान लीजिए इनके बीच की दूरी r है बच्चों, r। हमें कहा गया है कि इनके बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल और स्थिर वैद्युत बल की गणना करो। बच्चों आपको गुरुत्वाकर्षण बल का तो पता चल गया। पहली बात तो मैं बता दूं कि जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है वो होता है 9.1 गुणा 10⁻⁻31 किलोग्राम। आपको ये याद कर लेना चाहिए। अगर आप याद नहीं करोगे तो बड़ी मुश्किलें होंगी कहीं ना कहीं आपको। ये किसका द्रव्यमान है? ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। प्रोटॉन का द्रव्यमान भी आपको याद करना है 1.6 गुणा 10⁻27 किलोग्राम। मतलब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बहुत ही कम है, -31 है और यहाँ -27, मतलब -4 का फर्क है। -4 का मतलब 10,000 गुना है। प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से लगभग 10,000 गुना है। इतना ज़्यादा फर्क है इनमें। बच्चों ये भी पता होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है वो होता है 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम और माइनस का, और जो प्रोटॉन पे जिसका आवेश होता है वो होता है 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम, लेकिन ये प्लस का होता है। दोनों पे आवेश बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन पे माइनस का आवेश होता है, प्रोटॉन पे प्लस का आवेश होता है। आप बच्चों यहां तो ये पढ़ रहे हो कि दो द्रव्यमानों के बीच बल लगता है। कौन सा? गुरुत्वाकर्षण का। मैंने ग्रेविटेशन का जी लिख दिया और फॉर्मूला होता है G(m1m2/r²। आप क्लास 12th में पहला ही चैप्टर, बच्चों ये जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं ना गुरुत्वाकर्षण, इसके सेम जैसा थोड़ा और इससे भी बढ़िया आप क्लास 12th का पहला चैप्टर पढ़ोगे जहां आवेश हम पढ़ेंगे, ठीक है। और वहां आप देखोगे कि दो वस्तुओं पे अगर आवेश है तो उन दो वस्तुओं पे स्थिर वैद्युत बल लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। उस इलेक्ट्रो का मैंने ई लिख दिया। ये ग्रेविटेशन का जी है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक का ई है और उसका फॉर्मूला होता है K Q1Q2/r²। जैसे यहाँ G एक नियतांक है, यहाँ K एक नियतांक है, यहाँ M1 द्रव्यमान है, Q1 यहाँ आवेश है, M2 दूसरा द्रव्यमान है, Q2 दूसरा आवेश है, R M1 M2 के बीच की दूरी है, R Q1 Q2 के बीच की दूरी है। बच्चों हमें इन दोनों का अनुपात निकालने को कहा गया है, तो मैंने क्या किया, अनुपात निकाल दिया FG/Fe। r² से r² जाएगा, यहाँ बचेगा Gm1m2 बटे यहाँ आ जाएगा K Q1Q2। वैल्यू डालने शुरू करेंगे। इस G का मान होता है 6.67 गुणा 10⁻⁻11। M1 है मतलब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 गुणा 10⁻⁻31। M2 है 1.6 गुणा 10⁻⁻27। ये जो K होता है बच्चों, देखो K जैसा G एक नियतांक है, K भी एक नियतांक है, लेकिन फर्क ये है कि ये G कभी नहीं बदलता, लेकिन ये K माध्यम के साथ बदल जाता है। अगर दो आवेश पानी में रखे उनके बीच अलग बल लगेगा। अगर हम मीडियम की बात कर रहे हैं, हवा में है अलग होगा, तेल में है अलग होगा, मतलब इस K का मान माध्यम के साथ बदल जाता है। लेकिन अभी हम हवा की बात करेंगे, निर्वात के लिए या वायु के लिए किस K का मान होता है 9 गुणा 10⁹। Q1 हमारा है 1.6 गुणा 10⁻⁻19। Q2 है 1.6 गुणा 10⁻⁻19। आपका सवाल ये भी हो सकता है कि आपने माइनस क्यों नहीं लिखा यहाँ, तो मैं आपको बता दूं बच्चों, ये माइनस ये बता रहा है, ये आवेश माइनस है, ये प्लस है। दो द्रव्यमान तो हमेशा एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, लेकिन दो आवेश आकर्षित भी कर सकते हैं और प्रतिकर्षित भी कर सकते हैं। क्लास 12 के पहले चैप्टर में आप जाकर डिटेल में पढ़ोगे। अगर दोनों आवेश एक जैसे हैं, प्लस प्लस हैं, तो आप प्रतिकर्षित करेंगे, माइनस माइनस है तब भी प्रतिकर्षित करेंगे, लेकिन एक प्लस है और एक माइनस है तो दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। इसलिए ये प्लस माइनस केवल यहाँ बल की प्रकृति बताते हैं, यहाँ इनको लिखने की जरूरत नहीं होती। आप जब इसको सोल्व करेंगे तो आपको इनका अनुपात पता चल जाएगा। आप पहले इनको देख लो, ये है 6.67 गुणा 9.1, 9 गुणा 1.6 गुणा 1.6, पावर कर लेते हैं -31 -27 -11, अरे भाई साहब 30 और 20 50, 58 59 -69 आ गई, -19 -38, 38 में से गए 9, -29, ऊपर जाके आ जाएंगे +29। आप इसको सोल्व कर लेना, आपको पता चल जाएगा कि ये कितना आएगा। अगर मैं इसको अभी भूल भी जाऊं
थोड़ी देर के लिए आप कर लेना इसको, तो आप देखोगे कि जो एफ जी बटे एफ ई आएगा वो लगभग 10 की घात 69 में से 30 पहुंचाओ 39, तो आ जाएगा 10 की घात -40। इसको सॉल्व किए बिना, वैसे तो आपको करना है ये, तो आप ये देखोगे कि अगर मैं यहां से ऐसे लिखूं एफ ई इधर लेके जाऊं और एफ जी को इसको नीचे लेके जाऊं तो ये ऊपर जाएगा, ये आ जाएगा 10 की घात 40। तो बच्चों यहां से आपको एक बात पता चल रही है कि दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, वैद्युत बल, उनके बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से कितना बड़ा है, 10 की घात 40 गुना। मतलब ये तो बहुत छोटा बल है, ये तो न के बराबर बल है। कौन सा? गुरुत्वाकर्षण का बल। और ये जो स्थिर वैद्युत बल लग रहा है आवेश के कारण, ये बहुत बड़ा बल होता है। बच्चों आप इसको एग्जैक्ट करके देख लेना, फिर देखना पावर 41 या 40 के आसपास ही रहेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है बच्चों कि एक m द्रव्यमान का, कैपिटल M द्रव्यमान का एक वस्तु, उसको दो हिस्सों में तोड़ दिया। एक हमने m बना दिया तो दूसरा बन जाएगा m-m। देखो बच्चों ये पूरी एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान m है, हमने उसमें से एक हिस्सा कर दिया m, तो बचा हुआ हिस्सा बच जाएगा m-m। ठीक है, इसने कहा है कि इनको ना कुछ दूरी पे रख दिया। मान लो ये है हमारा m और ये है हमारा m-m, इनको कुछ दूरी पे रख दिया। हमें नहीं पता कितनी दूरी है, ये कुछ दूरी है, फिक्स कर दी है d, मैंने d मान लिया। तो इसने ये पूछा है कि इस m का मान बताओ, इस m का मान जिससे इन दोनों के बीच लगने वाला बल मैक्सिमम हो, सबसे ज्यादा बल लगे। आपने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, एक बार मैं पढ़ के बता देता हूं कि वट इज, वैसे क्वेश्चन में पूछा है इस m और m का अनुपात बताओ, m और m का अनुपात बताओ जिससे, ऐसे पूछा है ऐसा। एक मिनट थोड़ा सा मैं ठीक करके लिख दूं कि भाई हमने एक m द्रव्यमान की वस्तु को एक छोटे m में, और जब छोटा m चला जाएगा तो इसमें से m में से m चला जाएगा तो दो हिस्से हो गए, तो हमें इस m और m का अनुपात बताओ, कैपिटल M और इस m का अनुपात बताओ जिससे इनके बीच लगने वाला बल महत्तम हो। कौन सा बल? गुरुत्वाकर्षण का बल। तो सबसे पहले तो गुरुत्वाकर्षण का बल निकाल लो, F बराबर G m1 m2 बटे r स्क्वायर। आप कहोगे भैया m1 है m, m2 है m-m बटे r, इसकी जगह है d, तो मैं यहाँ d लिख देता हूँ, r भी लिख सकता हूँ मैं। अब मैं बच्चों कुछ नई बात तुम्हें बताने वाला हूँ, नई बात, उसको ध्यान से सुनना। नई बात क्या, मैंने शायद बताई भी होगी कभी ना कभी, कि अगर हमें इस बल को मैक्सिमम या मिनिमम प्रूव करना होता है, अधिकतम या न्यूनतम, तो हम इस f का डिफरेंशिएशन करते हैं। मतलब मुझे इस f का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। आपने कहा भैया ठीक है डिफरेंशिएशन करना आता है हमें, किसके रिस्पेक्ट में? आप कहोगे उस चीज के रिस्पेक्ट में करेंगे जिस पे वो डिपेंड कर रहा है। डिपेंड, ये f तो इस m पे भी डिपेंड कर रहा है, इस m पे भी, और d पे भी डिपेंड कर रहा है। मैंने कहा हाँ, लेकिन बच्चों उसने बोल दिया है कि इनको हमने कुछ निश्चित दूरी पे रख दिया है। निश्चित दूरी पे मतलब d नहीं बदलेगा, मतलब अब f d पे निर्भर नहीं कर रहा है। और जो पहली वस्तु है हमारी m द्रव्यमान की, उसको हम बदल नहीं सकते, तो f उस पे निर्भर वैसे नहीं करेगा क्योंकि ये तो मैं ले आया हूं। तो इसका मतलब बचा अब m। अब मेरी मर्जी उस बड़ी वस्तु में से मैं कितना हिस्सा तोड़ना चाहता हूं, मतलब मेरे हाथ में इस m की वैल्यू है, मैं इसको बदल सकता हूं, तो मैं इस f का डिफरेंशिएशन इस m के रिस्पेक्ट में करूंगा। बात समझ आई है क्या? कहीं लिख लेना कि अगर किसी राशि को अधिकतम या न्यूनतम प्रूव करना होता है तो हम उस राशि का डिफरेंशिएशन करते हैं। मुझे f को अधिकतम प्रूव करना है तो मैं इसका डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, किसके रिस्पेक्ट में? जिस पे वो निर्भर कर रहा है। मैंने कहा भाई d पे निर्भर नहीं करा क्योंकि d तो निश्चित हो गया, m भी निश्चित हो गया। मेरे हाथ में ये है कि मैं इसमें से कितना हिस्सा तोड़ के निकाल लूँ, मतलब मेरे हाथ में m है तो मैं m के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करूंगा। मैं इसको एक बार ठीक से लिख देता हूँ, g बटे डी स्क्वायर, इस m की गुणा अंदर गई, m गुणा m माइनस m स्क्वायर, ये आ गया। अब इसका हम करेंगे डिफरेंशिएशन। g एक नियतांक है, d भी नियतांक है क्योंकि हमने निश्चित कर दिया, तो जो नियतांक चीजें होते हैं उनको जो का तो लिखते हैं, डिफरेंशिएशन होगा अंदर। m नियतांक है, बड़े वाला m, m का
m के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन मैंने आपको बताया था 1 होता है, x का x के रिस्पेक्ट में 1 होता है, y का y के रिस्पेक्ट में 1 होता है, माइनस m स्क्वायर का हो जाएगा 2m, पावर आगे आ जाती है, एक ऊपर एक कम हो जाती है तो ऊपर एक बचेगी, तो आपने कहा df बटे dm इतना आ गया, जिसको मैं थोड़ा सा अच्छे से करके लिख लेता हूँ, g बटे डी स्क्वायर m माइनस 2m। अच्छा जी, अब क्या करना होता है, अब जो हमने डिफरेंशिएशन किया उसको 0 के बराबर रख देंगे, किसके बराबर रख देंगे, 0 के, मतलब इस पूरी चीज को g बटे डी स्क्वायर m माइनस 2m को हम 0 के बराबर रख देंगे। g 0 नहीं हो सकता, इसकी तो फिक्स वैल्यू है। d अगर मुझे इस चीज को 0 करना है तो नीचे इसको इन्फिनिटी होना पड़ेगा, मतलब जब आपको पता है ना किसी चीज को अनंत से भाग कर दे तो उसका मान 0 होता है, तो d को अनंत होना पड़ेगा, और ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम दो द्रव्यमानों को अनंत पे रख दें तब तो उनके बीच बल ही नहीं लगेगा, मतलब g 0 नहीं हो सकता, d का मान इन्फिनिटी नहीं हो सकता, मतलब m माइनस 2m को खुद ही 0 होना पड़ेगा, मतलब 2m को किसके बराबर होना पड़ेगा, m के, या ये कहिए कि m बटे m कितना आएगा, 2/1, क्या आएगा, 2/1 आएगा, मतलब m और m का अनुपात कितना आएगा, 2:1। इसका मतलब क्या है, ये तो अनुपात है, इसका मतलब भी सीख लो। ये जो m है, छोटा m जो मैं तोड़ के निकाल लूंगा, उसका मान होना चाहिए m/2। ये है बढ़िया बात। तो इसका मतलब ये है बच्चों, अगर आपके पास एक किलोग्राम की वस्तु है और आप उसको 2 हिस्सों में तोड़ना चाहते हो और आप चाहते हो कि उनके बीच सबसे ज्यादा बल लगे तो आपको उसको आधे हिस्से में तोड़ना चाहिए। 1 किलोग्राम की वस्तु को आधा किलोग्राम वस्तु में तोड़ना चाहिए, तब उनके बीच सबसे ज्यादा बल लगेगा। ऐसा नहीं आप एक 700 ग्राम कर ले, एक 300 ग्राम कर ले, तब बल सबसे ज्यादा बल लगेगा, सबसे ज्यादा नहीं लगेगा। ठीक है, तो उसका मतलब अगर आप चाहते हैं कि किसी वस्तु को तोड़ा जाए तो उसको बराबर 2 हिस्सों में तोड़ा जाए, तब उनके बीच लगने वाला सबसे बल सबसे अधिकतम होगा। ये बात निश्चित है कि उनके बीच की दूरी हमें नहीं बदलनी है। आगे बढ़ते हैं बच्चों और करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, पढ़ के एक बार बता रहा हूं मैं, 10 किलोग्राम द्रव्यमान के 2 कण 1.65 मीटर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर घूम रहे हैं। इनकी प्रत्येक कण की चाल ज्ञात कीजिए। पूरा क्वेश्चन ऐसे है, पूरा मैंने पढ़ के नहीं बताया, मैं बता देता हूं कि भाई 2 कण हैं, एक m1 है और एक m2 है, और दोनों का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है। दोनों वृत्तीय पथ पे घूम रहे हैं। उस वृत्तीय पथ की त्रिज्या है 1.65 मीटर। कितनी है? 1.65 मीटर। और बच्चों जब ये वृत्तीय पथ पे घूम रहे हैं, मैं यहीं से बात रोकता हूं और आपसे पूछता हूं कि अगर कोई वस्तु वृत्तीय पथ पे घूमेगी तो उसको किस चीज की जरूरत होती है? आप कहोगे भैया उसको जरूरत हुई अभिकेंद्र बल की। अगर किसी वस्तु पे अभिकेंद्र बल नहीं है तो वो वृत्तीय गति नहीं कर सकती। वृत्तीय गति में डिटेल में पढ़ा है कि वृत्तीय गति तभी संभव है जब वस्तु को अभिकेंद्र बल मिले। मतलब यहां जो 2 कण हैं, मान लो ये m1 है, मैंने इसको m1 बोल दिया, और यहां m2 है, मान ली मैं मान लिया, अभी बताऊंगा ये एग्जैक्ट है कहां। अगर इन दोनों को वृत्तीय पथ पे घूमना है तो इस m2 को एक अभिकेंद्र बल चाहिएगा, इस m1 को भी एक अभिकेंद्र बल चाहिएगा। और आप सब जानते हैं कि अभिकेंद्र बल हमेशा केंद्र की तरफ लगता है। इन 2 द्रव्यमानों के अलावा यहाँ कुछ और है भी नहीं। क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि इनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल ही है, उसके अलावा यहाँ कोई बल और नहीं है। इनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल कैसे लगेगा? आप कहोगे भैया इनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल ऐसे लगेगा, m1 m2 को ऐसे खींचेगा, m2 m1 को ऐसे खींचेगा। तो भाई m1 पे लगने वाला बल ये है, हमें चाहिए केंद्र की तरफ। आप कहोगे हाँ केंद्र की तरफ तो ये नहीं है। m2 पे बल इस तरफ है, चाहिए इसको केंद्र की तरफ तो कोई बल है नहीं। मतलब m1 m2 के पास इस स्थिति में ऐसा कोई बल नहीं है जो उसको वृत्तीय गति करा सके या अभिकेंद्र बल प्रदान कर सके। तो क्या होगा?
तो हमें यह समझ आया कि अगर ये यहां कहीं है तो इनका वृत्तीय गति करना संभव नहीं है। ठीक है, तो भाई ये फिर कहां होंगे? इसका मतलब बच्चों ये दोनों कुछ इस प्रकार रहे होंगे, इस प्रकार एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने व्यास के परितः। जब मैं कहूंगा कि ये भाई हमारा M2 है, क्या है? M2, बोलो M2, तो M1 सॉरी M2 तो वहां बैठा हुआ है, ये हमारा M1 है, ये M2 है, तो M1 M2 को खींचेगा ऐसे, M2 M1 को खींचेगा ऐसे, और ये जो बल F है दोनों एक दूसरे पे बराबर बल लगाएंगे, और ये F ही इस M2 को घूमने के लिए अभिकेंद्र बल देगा, ये F इस M1 को घूमने के लिए अभिकेंद्र बल देगा। मुझे बताना इस F का मान कितना है? आप कहोगे इस बल का मान है G M1 M2 बटे R²। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपने कहा अच्छा ये बल ही क्या देगा? अभिकेंद्र बल जो होता है mv² बटे r। मतलब ये कंडीशन हमारी बनी कि जो इन दोनों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल है वही इन दोनों कणों को घूमने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान करेगा। अब ये m किसका लिखूं मैं? अब मुझे आप बताओ, आप किसकी चाल निकालना चाहते हो? तो आपने कहा भैया मैं M1 की भी निकालना चाहता हूं, M2 की। तो सबसे पहले आप चाल निकाल लो M1 की चाल। मैंने मान लिया V, माना। तो बात M1 की हो रही है, तो अभिकेंद्र बल भी किसे चाहिएगा? M1 को। हाँ जी, तो क्या यहां से M1 चले जाएंगे? हाँ जी, तो यहां से एक R चला जाएगा। आपने कहा हाँ जी, यहां बचा V², यहां बचा G M2 बटे R, या ये कहिए V बराबर √G M2 बटे R। क्या आपको पता है कि M1 M2 बराबर है? दोनों के लिए त्रिज्या भी बराबर है, मतलब दोनों के लिए चाल भी बराबर आएगी। चाहे आप यहाँ M2 रखते तो M2 से M2 कट जाता, रहता तो बराबर ही, क्योंकि M1 M2 आपस में बराबर है। अलग अलग होते तो फिर बात अलग अलग थी। मान रखो G का मान 6.67 गुणा 10 की घात -11, द्रव्यमान है 10 किलोग्राम, तो ये 10 आ जाएगा, बटे R का मान है 1.65 मीटर, ये आ गया। 10 की घात 1 है, ये 10 की घात -10 हो जाएगा। 10 की घात -10 अंडर रूट से बाहर आके 10 की घात -5 हो जाएगी। अंदर बचेगा 6.67 बटे 1.65, ये गया बच्चों। अगर मैं इसको भाग करना चाहूँ तो क्या मैं किस से भाग करूँ इसको? 4 पंजे अगर मैं भाग करूँ, 4 पंजे 20 आ जाएगा, 4 6 24 और 2 26, 4 एकम 4 2 6। हाँ, लगभग अगर मैं इस चीज को भाग करूँ लगभग 4 आएगा। तो अंडर रूट 4 का मतलब लगभग है, एग्जैक्ट नहीं है। 2 गुणा 10 की घात -5 मीटर पर सेकंड की चाल आ जाएगी। ये लगभग आंसर है बच्चों। तो बच्चों आपको ये पता चला। इस क्वेश्चन से मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि दो कण अगर एक दूसरे पे बल लगा रहे हैं गुरुत्वाकर्षण का, तो मैं कहीं ऐसा नहीं हो सकता कि एक यहां हो एक यहां हो। उन दोनों कणों को एक दूसरे के बिल्कुल सामने इस व्यास पे कहीं होना पड़ेगा, वो यहां नहीं हो सकता। बिल्कुल, आपने कहा ठीक है। कल जब हम अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ेंगे, यही क्वेश्चन बच्चों में आपको 4 कणों के लिए भी कराऊंगा। 3 के भी हो सकता है, 4 के लिए भी हो सकता है। तो आप ध्यान रखेंगे कि ये कैसे कैसे हमें करना है। इनको घूमने के लिए जो अभिकेंद्र बल चाहिए वो कहां से मिलेगा? वो मिलेगा इनके बीच के गुरुत्वाकर्षण बल से, और वो गुरुत्वाकर्षण बल केंद्र की तरफ लगेगा तभी वो अभिकेंद्र बल बनेगा। ये कण यहां हुए तो ये तो बल ऐसे लग जाएंगे और केंद्र की तरफ कोई बल नहीं होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं बच्चों आपको ये समझ आ गया होगा। एक चीज और बताते चलता हूं मैं आपको, क्योंकि बच्चों यहाँ M1 और M2 एक दूसरे पे बल लगा रहे हैं, बाहर से इन पे कोई बल नहीं आ रहा है। तो आप ध्यान रख लेना कि यहाँ जो बाहर का बल है वो शून्य है। क्या है? शून्य है। क्या M1 M2 पे बल लगा रहा है? हाँ। क्या M2 M1 पे बल लगा रहा है? हाँ। लेकिन बाहर से कोई बल नहीं लग रहा है, मतलब इस पूरे निकाय पे लगने वाला कुल बल शून्य है। और यहाँ हम सिर्फ द्रव्यमान केंद्र वाले सारे कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं कि मुझे बताओ क्या इसका द्रव्यमान केंद्र, इस निकाय का M1 M2 के निकाय का द्रव्यमान केंद्र का त्वरण कितना है? आप कहोगे पूरे निकाय पे लगने वाला बल शून्य है, तो द्रव्यमान केंद्र का त्वरण भी शून्य होगा। क्या M1 का त्वरण शून्य है? नहीं।
m1 पे बल लग रहा है तो m1 का कुछ ना कुछ त्वरण होगा, m2 का कुछ ना कुछ त्वरण होगा, लेकिन पूरे निकाय के द्रव्यमान केंद्र का त्वरण, सेंटर ऑफ मास का त्वरण कितना होगा? 0। और अगर किसी द्रव्यमान केंद्र का त्वरण 0 है तो उसका वेग क्या होता है? नियत होता है, कांस्टेंट होता है। क्या m1 का वेग नियत है? नहीं, क्योंकि इसका त्वरण है। m2 का भी त्वरण है, इसका वेग नियत नहीं है, लेकिन द्रव्यमान केंद्र का त्वरण नियत है जी, 0 है सॉरी, इसलिए उसका वेग भी क्या होगा? नियत। तो यहां से हम सारे क्वेश्चन कर सकते हैं जो हमने द्रव्यमान केंद्र में किए थे। आपसे m1 का वेग दे के m2 का वेग पूछ लेगा तो आप कह देना VCM बराबर m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2। आपको बोल देगा कि पहले निकाय विराम में था, मतलब द्रव्यमान केंद्र किस में था? विराम में। तो ये करके आप कर लेंगे। ऐसे क्वेश्चन हमने द्रव्यमान केंद्र में किए थे। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना रखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे इससे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। धन्यवाद।